हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। चैप्टर 4 के मैं आज 4 सेक्शंस कराऊंगा या 3 सेक्शंस कराऊंगा, जितने मुझसे हो सके हम देखेंगे। और इसकी साथ साथ एक्सरसाइजेस के सवाल भी जो आप लोगों को असाइन किए हुए हैं क्लास में, मैं वो भी करवाने की कोशिश करूँगा, जो जो उन सेक्शंस के दरमियान आ रहे हैं। तो लेट्स लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। तो पहले तो हमारा जो मकसद है वो ये करना है कि पार्टिकल इन अ बॉक्स सॉल्व करना है। पार्टिकल इन अ इस चैप्टर में वैसे इतनी कोई ज़्यादा सॉल्व नहीं हुई हुई श्रोडिंगर इक्वेशन, बस ये एक एग्जांपल है आप लोगों को टेस्ट देने के लिए। ये एग्जांपल आपकी बुक ने दी है कि भाई श्रोडिंगर इक्वेशन से चीज़ें सॉल्व किस तरह की जाती हैं, और एक आपके पास सेट ऑफ जो है ना वेव फंक्शन आ जाए इस वजह से। तो मैं आप लोगों को पार्टिकल इन अ बॉक्स सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में जो सॉल्व हुआ है ना, वो 0 से L तक की लिमिट्स में सॉल्व हुआ हुआ है। लेकिन आपको जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें जो 3.4 प्रॉब्लम है, 4.4 प्रॉब्लम है, नहीं सॉरी 4.1 प्रॉब्लम जो है, उसके अंदर आप लोगों को पार्टिकल इन अ बॉक्स ही सॉल्व करने का कहा गया है। बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसके अंदर ये है कि क्या है उसके अंदर आपको लिमिट्स चेंज करके देनी है। तो मैं वो प्रॉब्लम करवाऊंगा, उससे थेरी भी जो है ना आप लोगों को आ जाएगी। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम 4.1 है, यूँ समझे मैं आपको चैप्टर ही स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ा अच्छा स्टार्ट है चैप्टर का। इसमें वो कहता है कि सॉल्व करें इन्फिनिट पोटेंशियल वैल्यू में, सॉल्व पार्टिकल इन अ बॉक्स जिसकी जो वॉल्स है ना, विद वॉल्स एट x इज इक्वल्स टू L/2 एंड -L/2। वॉल्स का क्या मतलब है? एक पार्टिकल के लिए वॉल्स का क्या मतलब होता है? वॉल्स का मतलब होता है इन्फिनिट पोटेंशियल। तो जो वॉल्स होती है ना पोटेंशियल की, एक पार्टिकल इन अ बॉक्स की, उसका मतलब होता है इन्फिनिट पोटेंशियल। इन्फिनिट पोटेंशियल का मतलब होता है कि उस जहां पर इन्फिनिट पोटेंशियल होता है ना, उस दीवार को या उस जगह को कोई चीज क्रॉस नहीं कर सकती। वॉल का ये मतलब होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, इन्फिनिट पोटेंशियल। तो अब आप लोगों ने एक पार्टिकल का और सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन टू सॉल्व? व्हाट डज इट मीन टू सॉल्व? सॉल्व का ये मतलब होता है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि आपने वेव फंक्शन फाइंड करना है और एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। यानी अगर आपको पार्टिकल का वेव फंक्शन पता लग जाता है और पार्टिकल की एनर्जी पता लग जाती है, तो आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होती है। तो हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पार्टिकल एक डब्बे के अंदर बंद है, और डब्बे की जो साइड्स हैं वो एक L/2 पर है, एक -L/2 पर है, ठीक है। यानी अगर मैं फिजिकली ये प्रॉब्लम बनाऊं, तो ये एक वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हमारे पास इस तरीके से एक वॉल्स है, और पार्टिकल जो है वो इस डब्बे के अंदर बंद है। वो यहाँ जाता है, इससे टकराता है, इधर जाता है, इस वॉल से टकराता है। ये अगर हमारा 0 है तो ये हमारा L/2 है, ये हमारा -L/2 है। और इधर क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग वॉल्स है ना, तो ये पार्टिकल कभी नहीं निकल सकता। अगर ये फाइनाइट पोटेंशियल होता, जो हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स होते हैं वो फाइनाइट पोटेंशियल से निकल आते हैं, चाहे उनमें उतना जोर भी ना हो, यानी वो वॉल से निकल आते हैं। लेकिन इन्फिनिट पोटेंशियल से क्वांटम पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऐसी प्रॉब्लम्स में पता है क्या करना होता है? मैं आपको, आपकी बुक में भी ये हुआ हुआ है, आपकी बुक में बस क्या हुआ हुआ है और आपने अपनी बुक से देख कर ये सॉल्व करना है। आपकी बुक में जो लिमिट्स है ना, जो वॉल्स हैं, वो एक वॉल x=0 पर है और एक वॉल x=L पर है, ठीक है। वो आपकी बुक की लिमिट्स है, मैं उन लिमिट से नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम 4.1 की लिमिट्स है, मैं इससे सॉल्व करवा रहा हूँ आपको ये, ठीक है। तो हाउ विल यू डू दिस? सबसे पहला जो स्टेप होता है ना ऐसी प्रॉब्लम्स का, उसमें आपने ना, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, ताकि इसके बाद जो भी आपको क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम दी जाए सॉल्व करने के लिए, वो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 ये होता है कि आपने ना पार्टिकल का पोटेंशियल ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ द पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्रॉ करने से क्या होता है कि आपको ना फिजिकल पिक्चर मिल जाती है अपनी प्रॉब्लम की। तो किस तरीके से पोटेंशियल कैसे ड्रॉ करेंगे कि आपने वी ऑफ एक्स पर ड्रॉ करने का मतलब उसका ग्राफ बनाना होता है। इधर वी ऑफ एक्स आएगा वाई एक्सिस पर, और इधर आपके पास पॉजिटिव एक्स है, और इधर हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्स है। हमारा पोटेंशियल क्या है, L/2 पर एट एक्स इज इक्वल टू L/2, और एट एक्स इज इक्वल टू -L/2। इधर इन्फिनिट है तो पोटेंशियल हमारा इधर से भी ऊपर गया और इधर से भी ऊपर गया, ये इन्फिनिट है।
तो हमें ये पता चल गया पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो जिस भी शक्ल का है, जैसा मर्जी हो, साई ऑफ एक्स, वो इसके अंदर बंद है। ये देखने से आपको क्या मिल जाएगी, ये देखने से आपको क्या कहते हैं, वो मिल जाएगा, बाउंड्री कंडीशन मिलेंगी। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो वेव फंक्शन है, इसको मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा। हमारा जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या होता है, उसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी देता है ना। इसका मतलब ये होगा कि वेव फंक्शन को x इक्वल्स L/2 पर, यानी एट x इक्वल्स L/2 वेव फंक्शन को जीरो होना चाहिए, और इससे आगे भी, ठीक है। यानी एट x इक्वल्स L/2 एंड ग्रेटर देन L/2 भी, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू L/2 पर हमारे पास जो वेव फंक्शन है इसको जीरो होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल इससे बाहर वेव फंक्शन की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती, यानी इससे बाहर होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। उसी तरह पार्टिकल को एट -L/2 भी जीरो होना चाहिए, वेव फंक्शन को, पार्टिकल को नहीं, इसके वेव फंक्शन को। क्योंकि अगर वेव फंक्शन की यहाँ कोई वैल्यू होगी, इसका मतलब बाहर होने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है, उसका स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी देता है, तो वो भी हमारे पास जीरो होना चाहिए। यानी ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ जाती है। पिक्चर बनाने से क्या होता है, स्टेप 1 में आपने पिक्चर बनानी होती है, और स्टेप 2 में आपने बाउंड्री कंडीशन लिखनी होती है। स्टेप 2 किसी भी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप 2 होता है, वो होता है बाउंड्री कंडीशंस। इस केस में हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है कि साई ऑफ L/2, यानी L/2 पर जब साई कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने साई फाइंड नहीं किया, लेकिन हम उस पर कंडीशन जो लग रही हैं वो देख रहे हैं। साई ऑफ L/2 भी जीरो होना चाहिए, और साई ऑफ -L/2 भी जीरो होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन लगा दी। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, आपने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है। स्टेप 3 में राइट डाउन श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है और आपने कौन सी लिखनी है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। अब क्योंकि आपने सिर्फ साई ऑफ एक्स फाइंड करना है, अभी आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। उसके बाद जब आपको टाइम डिपेंडेंस चाहिए होगी, तो आपको पता ही है वो एक फैक्टर e⁻⁻e/h आयोटा, वो ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको पहले आपको हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि कहती है -h⁻² d² / dx²। क्यों ये हमें चाहिए, श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों राइट डाउन करेंगे, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन से ही तो वेव फंक्शन मिलेगा, प्लस v ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल्स टू e साई ऑफ x। ये है जी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें टाइम नहीं आता। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें अब ये पता है हमारी फिजिकल प्रॉब्लम से, वी नो कि जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन एग्जिस्ट ओनली, कहाँ वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ओनली विद इन द वॉल्स, ओनली विद इन द वॉल्स। हमें ये पता है कि साई इससे बाहर नहीं होगा, तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को भी ओनली विद इन द वॉल्स सॉल्व करना है। तो विद इन द वॉल्स क्या पोटेंशियल है, देखिए वॉल्स के ऊपर पोटेंशियल इन्फिनिट है, लेकिन विद इन द वॉल्स कोई पोटेंशियल नहीं है। पार्टिकल अंदर बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है, बस वॉल से बाहर नहीं निकल सकता। तो विद इन द वॉल्स पोटेंशियल जो है वो जीरो है, और आउटसाइड द वॉल्स पोटेंशियल जो है, आउटसाइड द वॉल्स पोटेंशियल जीरो है, बस एट द वॉल्स पोटेंशियल इन्फिनिट है। और वेव फंक्शन जो है वो विद इन द वॉल्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन आउटसाइड द वॉल्स हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया अब कि आपका वेव फंक्शन इस तरह है। तो आपने कंडीशंस कौन सी डालनी है श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, क्योंकि आपने सॉल्व भी इसको बस इनसाइड द करना है, वेल, तो इसको वेल कहते हैं, जो वॉल्स के अंदर जो जगह बनी हुई है, एक वेल सा लग रहा है ना, तो आपने इनसाइड द वेल सॉल्व करना है। और इनसाइड द वेल पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो इनसाइड द वेल आप इस पोटेंशियल v ऑफ x को क्या डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं। तो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपको श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगी -h⁻² d²/dx² साई ऑफ x इज इक्वल्स टू e साई ऑफ x। ठीक है, तो इसमें मैं 2m/h² को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा d²/dx² साई ऑफ x इज इक्वल्स टू 2me/h², और माइनस का साइन भी आएगा, साई ऑफ x, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस चीज को, ये जो अंदर हमारे पास कांस्टेंट आया हुआ है, इसको कन्वेंशन है कि इसको k² कहते होते हैं, k² हमारा वेव वेक्टर भी होता है। ठीक है,
तो इसको के स्क्वायर कह देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, हमें अब के हमने अभी फाइंड भी करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ई को मैं फिर के से रिलेट कर सकता हूँ, तो मैं ई को के से कैसे रिलेट कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हमने डिफाइन किया, ठीक है, ये सारा डिफाइंड है, ठीक है। ई हमारी बन जाएगी एच बार स्क्वायर के स्क्वायर से, इसलिए भी इसको के लिखते हैं क्योंकि ये ई की सही वाली फॉर्म भी बन जाता है, ठीक है। हमारी ई ये हम बाद में यूज करेंगे, एनर्जी हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। और अभी हमने के फाइंड करना है कि इस केस में के क्या है, तो हमारे पास एनर्जी की आइगन वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। यानी एक मैंने आपको बताया ना, सॉल्व करने का ये मतलब है कि एक हमें वेव फंक्शन चाहिए और दूसरा हमें ई चाहिए कि ई की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई ऑफ एक्स। अब ये आप लोगों को पता है कि ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस के स्क्वायर, ये बिल्कुल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली बन गई है। बस हार्मोनिक ऑसिलेटर में इधर टाइम होता है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी हार्मोनिक ऑसिलेटर में होंगे। तो ऐसी इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वो कौन से होते हैं, इसको जो सॉल्व करते होते हैं वो कॉज एक्स होता है और साइन एक्स होता है। तो हम जब जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है तो जो भी सॉल्यूशन सॉल्व करते होते हैं सेकंड ऑर्डर के, उन दोनों को हम ऐड करके विद सम अननोन कांस्टेंट्स लिखते हैं। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस चीज का, जनरल सॉल्यूशन, अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका हम लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब ये आपने क्या किया, अब स्टेप 3 में आपने ये राइट किया था श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन एंड सॉल्व। स्टेप 3 में हम सॉल्व भी कह सकते हैं, तो सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 4 आप करेंगे, ठीक है। इस तरह आप ना कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम, चाहे हाइड्रोजन एटम से लेकर और पार्टिकल इन अ बॉक्स तक, हर प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व होती है। तो स्टेप 4 में क्या होगा, पुट बाउंड्री कंडीशंस, यानी आपने बाउंड्री कंडीशंस जो आपके पास हैं, पुट बाउंड्री कंडीशंस इन दी जनरल सॉल्यूशन। जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आया है ना, उसके अंदर आपने बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी है। तो इसके अंदर हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं। एक पहली बाउंड्री कंडीशन है वो है साई ऑफ एल बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसके अंदर पुट कर देते हैं, आ जाएगा कॉज, सर यहाँ साइन एक्स और कॉज एक्स नहीं आना, यहाँ साइन के एक्स और कॉज के एक्स आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, साइन के एक्स कॉस के एक्स, ठीक है। ये आप ऊपर डाल के देख सकते हैं, क्योंकि इधर के स्क्वायर भी है ना, तो इसको साइन एक्स कॉस एक्स नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि साइन के एक्स कॉस के एक्स सॉल्व करेंगे। कॉस के एक्स भी इसके अंदर पुट करके देख लो और साइन के एक्स भी इसके अंदर पुट करके देख लो, तो पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन है, ठीक है। वरना वो जो मैंने आप लोगों को मेथड सिखाया हुआ है, बड़े अच्छे से मैंने आपको मेथड सिखाया है एमएमपी में, आप इसमें e टू द पावर एम एक्स सब्सटीट्यूट करके और फिर भी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और m की वैल्यूज जो आएंगी फिर आप उसे a और b की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। वो जो मैंने आप लोगों को एक एमएमपी की जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको इसका मेथड बताया है कि किस तरीके से ऐसी इक्वेशंस को, क्योंकि कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप उसे एमएमपी वाला जो मेरा मेथड है लास्ट वीडियो में लेक्चर 5 में, वो भी आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो साई एल बाई टू इक्वल जीरो, यह आ जाएगा ए कॉज के एल बाई टू प्लस बी साइन के एल बाई टू, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हो गया, ये जीरो आ गया हमारे पास। तो इसको फिर हम करेंगे ए कॉस के एल बाई टू प्लस बी साइन के एल बाई टू। अब दूसरी कंडीशन भी लगा देते हैं हम, दूसरी कंडीशन है, अब इसका अभी कुछ नहीं किया जा सकता, इसका एल बाई टू इक्वल जीरो। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, ए कॉस के इंटू माइनस एल बाई टू प्लस बी साइन के इंटू माइनस एल बाई टू। मैंने कुछ भी नहीं किया, जहां जहां एक्स था ना इसके अंदर, वहां वहां एल बाई टू और माइनस एल बाई टू पुट करके मैंने दोनों लगा दिए। अच्छा, अब ये हमें पता है कॉज इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में जो माइनस अगर अंदर भी आ रहा हो तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। और साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का जो माइनस अगर इनके आर्ग्यूमेंट के अंदर हो तो वो माइनस बाहर आ जाता होता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया कि इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स होता है, और ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो इवन और ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करके,
अच्छा, अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, अब हमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। देखें, इसलिए हमें ये भी नजर आ रहा है कि वो जीरो से एल वाली लिमिट का सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन ये जो जीरो से -l/2 से l/2 में बड़ा ट्रिकी है इसको सॉल्व करना। तो हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, ऐड 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आता है? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है? साई ऑफ साई तो नहीं, साई तो वो तो जीरो के बराबर है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करूं तो बी साइन के l/2 माइनस बी साइन के l/2 कट जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2a कॉज, और दूसरी तरफ दोनों के जीरो ही है, तो ये कॉज वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास आ जाता है। ठीक है, अब या तो a जीरो हो सकता है, ठीक है, या तो कॉज के l/2 जीरो हो सकता है। अब a जीरो हो नहीं सकता, वो हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बनता है। ठीक है, तो ए को जबरदस्ती जीरो करना पड़ेगा, और वो ट्रिवियल है। हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देखते हैं, ये वाली कंडीशन ट्रिवियल है। ठीक है, तो हम नॉन ट्रिवियल कंडीशन देखते हैं, जो कि ये है नॉन ट्रिवियल। इसमें हमें क्या होगा? हमारे पास आ जाएगा, इधर से हमारे पास आएगा cos के l/2 इज इक्वल टू जीरो, और के l/2 फिर कहाँ कहाँ, यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ के l/2 जीरो होता है। तो cos किधर किधर जीरो होता है? cos π/2 पर भी जीरो होता है, cos 3π/2 पर भी जीरो होता है, cos 5π/2 पर भी जीरो होता है, एंड सो ऑन। अगर ये चलता जाएगा तो यहाँ हमारे पास आता है के l/2 इक्वल्स, अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं तो ये n π/2 आता है, और 2 से 2 कट जाएगा, और n कहाँ क्या क्या बन रहा है? n हो सकता है 1 3 5, यानी बेसिकली n जो है वो ऑड वैल्यूज ले सकता है। तो हमारे पास k किस चीज के बराबर आएगा? यहाँ से हमारे पास k की एक वैल्यू आ रही है, k इज इक्वल टू n π/l फॉर n ऑड। ये सिर्फ तब वैलिड है जब n ऑड होगा, यानी k जो है वो n पे डिपेंड करता है। तो k के साथ में छोटी सी एक सबस्क्रिप्ट लगा देता हूँ, जिसको हम kn कह देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों इक्वेशंस को, अब अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं आपस में, तो ये वाला cos cos कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और 2b sin के l/2 इक्वल जीरो आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन से अब सब्ट्रैक्टिंग से क्या आता है हमारे पास? सब्ट्रैक्ट 1 -2, तो हमारे पास आता है 2b sin के l/2 इक्वल जीरो। अब हमने ये देखना है कि या तो b को जीरो कर सकते हैं हम, ये तो ट्रिवियल केस है, तो हम नॉन ट्रिवियल केस लेते हैं। ठीक है, याद करें, अगर आप लोगों में से किसी ने वो जीरो से एल वाली लिमिट सॉल्व की है तो आप लोगों को पता होगा कि उधर सिर्फ एक ही बचता है, इधर दोनों बच जाएंगे, साइन भी बच जाएगा और कॉस भी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ आपके पास आ जाएगा 2b, ठीक है, सॉरी 2b नहीं, आप फिर यानी हम क्या पुट करेंगे? b इक्वल जीरो वाला ट्रिवियल केस लेने की बजाय हम नॉन ट्रिवियल केस लेते हैं, जो कि है साइन के l/2 इक्वल जीरो। अब हमने देखना है कि के l/2 किधर जीरो होता है? साइन थीटा जो होता है, थीटा कब कब क्या क्या वैल्यू, वो साइन के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं कि साइन जीरो हो जाए? ये जीरो पर भी जीरो होता है, ये पाई पर भी जीरो होता है, ये 2π पर भी जीरो होता है, ये 3π पर भी जीरो होता है, ये हर पाई की वैल्यू पर जीरो होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी इसे हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? के l/2 इक्वल्स n पाई, ठीक है, वेयर, सर इसको मैं m पाई लिख देता हूँ, ठीक है, n मैं बाद में लाऊंगा, वेयर m कैन गो फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन, तमाम इंटीजर्स ले सकता है, इसमें सिर्फ ऑड वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक और चीज देखें, अगर मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूं, ये जो 2 है, क्योंकि मुझे के एल चाहिए, मुझे खाली एल नहीं चाहिए, अगर मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूं, यानी कि मैं इसको इस तरह लिखूं के एल, और 2 उधर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये 2π आ सकता है, ये 4π आ सकता है, ये 6π आ सकता है। अब अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं के एल इज इक्वल टू, यानी अब क्या हो सकता है? ये n पाई हो सकता है वेयर n इज इवन, सिर्फ तब हो सकता है जब n इवन हो, 2 को उधर मल्टीप्लाई करा के, तो ये हो जाएगा n पाई फॉर इवन n। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास k ऑफ n आ जाएगा, वही वाला k ऑफ n आ जाएगा। मैं बस ये चाह रहा था कि दोनों की k की सेम वैल्यू हो, इस इसकी भी k की वही n पाई ओवर l वैल्यू आई, इसकी भी k की n पाई ओवर l वैल्यू आई, लेकिन ये कब वैलिड है? ओनली फॉर व्हेन n
इसी वन। तो हमारे पास यानी दो किस्म के वेव फंक्शंस आए हैं। जब हमारे पास के जो है, यानी लेट मी राइट द जनरल सोल्यूशन। अब जो जनरल सोल्यूशन मैं लिख सकता हूं इसका, जनरल सोल्यूशन में किस तरह लिखूंगा, मेरे पास पहले ये आया था जनरल सोल्यूशन, साई ऑफ एक्स इक्वल्स ए साइन के एक्स, सॉरी ए के साथ मैंने कॉस दिया था, है ना, ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। ठीक है, अब क्या है कि के जो है वो एन पर डिपेंड कर रहा है, और जब के इवन होता है तो सिर्फ ये वाला होल्ड करता है, ओके, और जब के ऑड होता है तो सिर्फ ये वाला होल्ड करता है। ठीक है, क्योंकि के इवन पे साइन वाला मैंने देखा है साइन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और के ऑड पे जब के हमारे पास ऑड होता है तो कॉस वाले की कंडीशन ऐड होती है। ठीक है, तो यानी मुझे इसको सोल्यूशन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि साई ऑफ एक्स को मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहां पर मैं ये बनाऊंगा तो ये बराबर होगा ए कॉस के एन की मैं वैल्यू डाल देता हूं, एन पाई ओवर एल एक्स के बराबर होगा व्हेन एन इज ऑड, और ये बी साइन एन पाई ओवर एल, इधर भी वही साइन एन पाई ओवर एल एक्स आएगा व्हेन एन इज इवन। यानी जब, अब ये एन क्या बता रहा है, और वेव फंक्शन मुख्तलिफ एन के लिए मुख्तलिफ वेव फंक्शन आएंगे। ठीक है, ये एन क्या बता रहा है, ये मैं बताता हूँ कि ये मुख्तलिफ वेव फंक्शंस क्यों हैं और ये मुख्तलिफ एन की वैल्यूज पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं। अभी आप लोग देखिएगा, जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा और इसकी एनर्जी लिखूंगा तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसकी एनर्जी देखें, एनर्जी क्या होती, एच स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर 2m। तो इधर अगर मैं k की वैल्यू डाल दूं तो एनर्जी भी हमें पता चलेगा कि एनर्जी भी n पे डिपेंड करती है, उसके साथ मुझे सबस्क्रिप्ट n लिखनी पड़ेगी। वो क्या होगी, वो होगी एच स्क्वेयर। अब मैं के स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दूं जो थी एन पाई ओवर एल, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर ओवर 2m एल स्क्वेयर। ये हमारी एनर्जी की वैल्यूज आ जाती हैं। तो हमने बेसिकली हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। ये हमारे आइगन फंक्शंस हैं, आपकी प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ था सॉल्व करें, तो हमारे पास वेव फंक्शंस आ गए हैं, आइगन फंक्शंस। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई हैं, आइगन वैल्यूज यानी एनर्जी की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, आइगन फंक्शंस हमारे वेव फंक्शंस भी हैं और आइगन वैल्यूज हमारे पास एनर्जी वैल्यूज भी हैं। तो ये इसी को कहते हैं सॉल्व करना। बेसिकली हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब मैं आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे दूंगा। देखिए एनर्जी एन पे डिपेंड कर रही है, आपको पता है ना, हाइड्रोजन एटम की भी जो एनर्जी होती है वो एक नंबर एन पे एन डिपेंड करती है, जिसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि एनर्जी जो है क्वांटाइज हो गई है, यानी पार्टिकल तमाम किस्म की एनर्जीज नहीं ले सकता, पार्टिकल की एनर्जी लेवल्स बन गए हैं जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है। यानी n1 होगा तो कोई एनर्जी लेवल होगा, n2 होगा तो कोई और एनर्जी लेवल होगा, n3 होगा तो कोई और एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, उसी तरह मुख्तलिफ लेवल्स की वजह से मुख्तलिफ वेव फंक्शंस भी बनेंगे, और वेव फंक्शंस जो होते हैं उनको हाइड्रोजन एटम की टर्म्स में हम ऑर्बिटल्स कहते होते हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में फिर पार्टिकल आ जाएगा मुख्तलिफ। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, अब मैं वेव फंक्शन की डायग्राम बना रहा हूँ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, यानी मैं एक दफा साई वन ऑफ एक्स बनाता हूँ। ठीक है, यानी ऊपर इधर मैं साई ऑफ एक्स प्लॉट करूंगा, इधर मेरे पास एक्स है, इधर मेरे पास एल बाई टू आ जाएगा, और इधर मेरे पास माइनस एल बाई टू आ जाएगा। तो अगर आप मुख्तलिफ वेव फंक्शंस देखें तो इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, फॉर एन इक्वल्स वन, एन इक्वल्स वन क्या है, वन एक ऑड है, तो साई मुझे फॉर ऑड एन मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, ये होता है जी कॉस पाई एक्स ओवर एल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है एक्स इक्वल जीरो पे कॉस जो होता है वो वन के बराबर होता है, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू अपनी ले लेगा, मैं वन इधर रख देता हूँ। ठीक है, ये एक मैक्सिमम वैल्यू अपनी ले लेगा, और फिर जब एल बाई टू आएगा तब भी ये देखें एल बाई टू पर क्या होगा, एल बाई टू अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो ये एल से एल कट जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, एल बाई टू पर भी ये जीरो हो रहा है और माइनस एल बाई टू पर भी ये जीरो हो रहा है, तो ये इस तरीके का वेव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और अच्छी बात है ना, ये देखें ये जीरो भी हो रहा है, एल बाई टू पर भी वेव फंक्शन जीरो हो रहा है और माइनस एल बाई टू पर भी वेव फंक्शन जीरो हो रहा है। अच्छा, अब मैं अगर एन टू ले लूं तो ये आप लोग देख सकते हैं साई टू ऑफ एक्स हमारे पास, अब मुझे ये वाला उठाना पड़ेगा, ये बन जाएगा साइन टू पाई एक्स ओवर एल। ठीक है, ये भी एल बाई टू पर भी जीरो है
और -l/2 पर भी 0 है, यहाँ पर तो 0 होगा। लेकिन इसमें अगर आप लोग देखें तो ये किस तरीके का ये वेव फंक्शन बनेगा, ये x 0 पे 0 हो रहा है, यानी ये जो वेव फंक्शन बनेगा, इसको मैं रेड में बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का वेव फंक्शन बनेगा। ठीक है, ये दो जगह इसके मैक्सिमाज आएंगे और ये इस तरीके का वेव फंक्शन होगा, यानी इसके अंदर विगल्स बढ़ गए हैं। ठीक है, विगल्स बढ़ने का ये मतलब है अब दो जगह पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, उसके लिए आपको उसका स्क्वायर प्लॉट करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं ये वेव फंक्शन n=1 के लिए होल्ड करता है, ये जो व्हाइट वाला है इसको मुझे व्हाइट में लिखना चाहिए, यानी ये एक ऑर्बिट है। हाइड्रोजन एटम में इन्हीं चीजों को फिर हम ऑर्बिट्स कह देते हैं। ठीक है, एक ये हमारा ऑर्बिट है, यानी एक ये वेव फंक्शन है, इसकी एनर्जी होगी, अच्छा इसकी एनर्जी क्या होगी, उसके लिए n1 है, इसकी एनर्जी क्या होगी h² पाई स्क्वायर ओवर 2ml², इसकी ये एनर्जी होगी। और रेड वाले की क्या एनर्जी होगी, रेड वाले के लिए n क्या है 2 के बराबर है, और इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी h² पाई स्क्वायर 4, क्योंकि 2² 4 होता है ओवर 2ml²। ठीक है, ये रेड वाले की एनर्जी होगी। यानी कि क्या हो रहा है, मुख्तलिफ वेव फंक्शंस बन गए हैं मुख्तलिफ एनर्जीज के लिए, हर एनर्जी वैल्यू के लिए पार्टिकल का अलग वेव फंक्शन होगा। और उतना ज्यादा, और हमें नजर भी आ रहा है जितना ज्यादा पार्टिकल एक्साइटेड होगा, यानी जितनी बड़ी एन की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा विगल्स आते जाएंगे। अगर आप तीसरा वाला प्लॉट करें ना, तो अगर मतलब ब्लू में अगर आप n=3 वाला प्लॉट करें तो आप लोग देखेंगे कि n=3 वाला ना वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। हाँ, ये कुछ इस तरीके का आप लोग वो देख सकेंगे, वो किस तरीके से प्लॉट होगा, ऐसे प्लॉट होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा विगल्स आते रहेंगे, इसका मतलब पार्टिकल की मुख्तलिफ जगह पे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं, और वो n=3 के लिए होगा। तो ये था पार्टिकल इन अ बॉक्स। हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स की एनर्जीज भी फाइंड की, और हमें पता चला कि अगर हम इसको क्लासिकली सॉल्व करते तो ऐसा कभी भी ना होता, उसकी एनर्जी वही रहती, उसके कोई एनर्जी लेवल्स ना बनते। लेकिन पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए एनर्जीज डिस्क्रीट हो गई हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज दे सकते हैं पार्टिकल एनर्जीज की, और हर वैल्यू के लिए हमारे पास अलग वेव फंक्शन बन रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हाइड्रोजन एटम के अंदर डिस्क्रीट एनर्जीज होती हैं, एन पे डिपेंड करती है, और हर एन जब चेंज होता है तो पार्टिकल का ऑर्बिट भी चेंज होता है। इधर क्या हो रहा है, वेव फंक्शन, ऑर्बिट वेव फंक्शन ही होता है बेसिकली हाइड्रोजन एटम के अंदर पार्टिकल का। इधर क्या हो रहा है, वेव फंक्शन भी चेंज हो रहा है और आपकी एनर्जी वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं। तो ये आपने प्रॉब्लम 4.1 की है, और इसमें हमारी काफी सारी नहीं बल्कि सारी की सारी थ्योरी भी हो गई है इसकी। ठीक है, तो ये पार्टिकल इन अ बॉक्स है। अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग 0 से L वाला ज्यादा आसान है, और आपकी बुक में थ्योरी में वो सॉल्व किया हुआ है, आप लोग प्लीज वो पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो सारा, तो जो पेपर में जो आता होता है वो उधर से सवाल आता होता है। ठीक है, ये तो चले मैंने सॉल्व कर लिया, इसमें प्रॉब्लम भी हो गया, थ्योरी भी हो गई, लेकिन उधर सिर्फ दो वेव फंक्शंस नहीं होते एन इवन और एन ऑड के लिए, उधर एक ही वेव फंक्शन होता है बी साइन वाला, और वो तमाम एन के लिए होल्ड करता है। वो जब लिमिट्स चेंज होती है तो वेव फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। तो प्लीज आप लोग जो है ना वो पढ़िएगा करिएगा। ज्यादातर जो प्रॉब्लम मैम देंगी वो उसमें से कहेंगी, मैम जब कहेंगे ना पार्टिकल इन अ बॉक्स, तो मैम की -l/2 से l/2 वाला मुराद नहीं होगा, वो 0 से l वाला मुराद होगा। ठीक है, अब आप लोगों को वो समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये उससे कई ज्यादा मुश्किल है। अब आप लोगों को बुक वाला केस बहुत आराम से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स नाउ गेट ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारे पास 4.2 ही मेरे ख्याल में मैम ने दिया हुआ है। मैं देखता हूँ आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ 4.2 है। 4.2 में हमें ये कहा हुआ है कि C एक कांस्टेंट दिया हुआ है, प्रॉब्लम 4.2। C एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट ये है 1/2 e⁻θ-1। और मैम ने कहा हुआ है कि इस कांस्टेंट के लिए थीटा की कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, व्हाट, मैम ने तो नहीं बुक ने कहा हुआ है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट, इसका जो मॉड है C साई जो मॉड है इज अनअफेक्टेड, बाय C। यानी मॉड का क्या मतलब होता है, किसी भी वेव फंक्शन का मैंने आप लोगों को मॉड बताया हुआ है। वेव फंक्शन का जो मॉड होता है वो क्या होता है, वो होता है साई स्टार साई, इसी को मॉड कहते हैं ना हम। ठीक है, तो इधर जो अब मॉड है इसका क्या मतलब है, आगे जाके हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो मॉड होगा उधर इंटीग्रल भी आएगा।
लेकिन अभी मैं उसका इंटीग्रल नहीं लिख रहा, अभी मैं इसको खाली मॉड लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से मॉड हमारा डिफाइन होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर इधर सी भी होता है ना, सी, ऐसी कौन सी वैल्यू थीटा की हो सकती है कि जो मॉड है, या उसको मॉड स्क्वायर भी कहते हैं, आप मॉड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरह से दो लाइनें लगा दें तो स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसका जो मॉड है यानी कि सी साई स्टार, सी साई जो है उसको सी की वैल्यू से कोई फर्क ना पड़े, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो सी स्टार सी, साई स्टार साई, क्योंकि अब मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ ना, स्टार जो है वो इन दोनों पर आ जाएगा, ठीक है। तो सी स्टार सी हो जाएगा, साई स्टार साई हो जाएगा। ये क्या है, इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास कि साई स्टार साई की कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी ये दोबारा से साई स्टार साई के बराबर हो जाए, यानी ये साई के बराबर हो। ये कब मुमकिन है, जब अगर ये चीज हमारे पास 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन है, सी दिया हुआ है, उसने कहा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी के वो उसका जो मॉड है, सी साई मॉड है, वो अनअफेक्ट हो। तो ये मैंने सी साई मॉड लिखा है, और मैंने देखा अगर इसको अनअफेक्ट होना चाहिए तो सी स्टार सी को 1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये जो चीज है ये वापस साई मॉड के बराबर बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन आ गई है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कंडीशन है वो ये है कि सी स्टार सी को 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब सी हमें दिया हुआ है ऊपर, तो हम इस पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक दफा क्या आएगा, 1/2 ई टू दी आयोटा थीटा -1, इसका होल का स्टार यानी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब तो जहां जहां आयोटा है उधर माइनस कर देना है, और फिर 1/2 दोबारा से ई टू दी आयोटा थीटा। अब मैं खाली सी लिख रहा हूँ -1, ये सारा कुछ 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर इसको इसका मॉड ले लें तो 1/2 तो रियल है, ई टू दी माइनस आई थीटा आ जाएगा बस यहीं पे, और -1 भी रियल है, सब चीज़ों पे जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आएगा, ये 1/2 इंटू ई टू दी आयोटा थीटा -1 इक्वल्स 1, ये हो जाएगा 1/4। और अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई टू दी माइनस आयोटा थीटा जब ई टू दी आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आयोटा थीटा आ जाएगा। फिर ई टू दी माइनस आयोटा थीटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ई टू दी माइनस आयोटा थीटा, फिर -1 ई टू दी आयोटा थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास आएगा माइनस ई टू दी आयोटा थीटा, फिर -1 +1 हो जाएंगे, दिस ऑल शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास 1/4 ही है, ये आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा जब ये दोनों ऐड होकर 0 देंगे, और 1 + 1 2 हो जाएगा 2, और इधर से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ई टू दी आयोटा थीटा प्लस ई टू दी माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। और मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये वाला जो है ये हमारे पास कॉस थीटा बन जाता है, ठीक है। ये यूलर्स आइडेंटिटी या जैसे भी आप लोगों को पता ही होगा किस तरह होता है ये। तो ये हो जाएगा 2 -2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स 1। ये 2 2 कॉमन आ जाएगा, ये इससे कटेगा, ये 1/2, और ये वाला 1/2 मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 2। और यहाँ से हमारे पास कंडीशन आती है कॉस थीटा इक्वल्स -1। अब उसने क्या, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा अनअफेक्टेड होगा, अनअफेक्टेड के लिए ये कंडीशन है। अब यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे क्योंकि वही हमारी कंडीशन बन जाएगी। तो थीटा जो हो सकता है वो हो सकता है पाई, हो सकता है पाई पे भी -1 आता है, 3 पाई पे भी, ऑड पाई पर जितने भी ऑड पाई होते हैं, फॉर n पाई वेयर n इज ऑड, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। थीटा इक्वल्स n पाई वेयर n इज ऑड, फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ थीटा साई सी साई विल बी अनअफेक्टेड, यानी साई का मॉड अनअफेक्टेड होगा जब सी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन है, ओके हो गया। तो ये हमने सेक्शन 1 कर लिया है, एक मजे का प्रॉब्लम था वैसे। अच्छा, अब सेक्शन 2 में हम बड़ा एक मजेदार काम करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट नोटेशन। डायरेक्ट नोटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन फिजिक्स, ठीक है। डायरेक्ट ने एक नोटेशन निकाली थी क्वांटम मैकेनिक्स की चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ना कुछ किस्म के इंटेग्रल्स और वेव फंक्शंस बार बार लिखने पड़ते हैं। उसने कहा क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ये बार बार इतनी सारा मैथ लिख रहे हो, क्योंकि उसको बार बार उसको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो क्यों कर रहे हो तुम। तो अभी तक जो हमने इक्वेशन, अभी तक जो हमने नोटेशन की है ना क्वांटम मैकेनिक्स की, उसे कहते हैं डिफरेंशियल नोटेशन, जिसके अंदर आप हर फंक्शन को फंक्शन की तरह ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं ना, ये है डिराक नोटेशन। तो मैं आप लोगों को डिराक नोटेशन के अंदर जो वेव फंक्शंस होते हैं ना, तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ डिराक नोटेशन की, और उसके बाद बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए डिफरेंशियल नोटेशन से डिराक नोटेशन में। तो डिराक नोटेशन में पहली बात तो ये है,
डिराक नोटेशन में वेव फंक्शंस को कहते हैं, वेव फंक्शंस आर कॉल्ड स्टेट वेक्टर्स। वेव फंक्शंस को हम स्टेट वेक्टर्स भी कह सकते हैं डिराक नोटेशन में, ठीक है। और स्टेट वेक्टर्स को कैट से लिखा जाता है, यानी कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर साई ऑफ एक्स जो है वो आपका वेव फंक्शन है ना, तो डिराक नोटेशन में साई ऑफ एक्स को लिखेंगे। अच्छा, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ऊपर इधर मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल नोटेशन। अभी तक जो हमने नोटेशन सीखी है ना, उसको डिफरेंशियल नोटेशन कहते हैं। ये होगी हमारी डिफरेंशियल नोटेशन, ठीक है। और इधर हमारे पास होगी जी डिराक नोटेशन। अब मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स देता हूँ, मुख्तलिफ एग्जांपल्स देने से आपको समझ आएगी। साई ऑफ एक्स जो आपका वेव फंक्शन है, ठीक है, उसको आप इस तरह लिखेंगे साई, इसको कहते हैं कैट। आपने एक डंडी यूं लगानी है और एक इस तरीके से ये वाला साइन लगाना है। इसका मतलब सेम, मतलब दोनों का सेम है, बस ये लिखने का एक तरीका है। और इसे कैट वेक्टर कहते हैं, स्टेट वेक्टर भी कहते हैं, कैट वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब उसी तरह अगर मेरे पास फाई ऑफ एक्स एक वेव फंक्शन है, इसको किस तरह लिखेंगे, वीडियो पास करके खुद लिखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ये भी एक कैट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट हो, यानी इस तरह साई स्टार एक्स हो, इसको इसको इस तरीके से लिखते होते हैं, यानी यही कैट लिखना है लेकिन उल्टा लिख देना है, और इसको ब्रा वेक्टर कहते हैं। ये हो जाएगा ब्रा वेक्टर, ठीक है। अब फाइव स्टार ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्जुगेट जब हो ना, कॉन्जुगेट को हम इस तरीके से उल्टा करके लिखते होते हैं, इसको हम लिखते हैं फाइव, ठीक है। फाइव ये भी एक ब्रा वेक्टर है, ठीक है। तो और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें लिखने के लिए, वो जब आपके पास इस तरीके से, ये इसलिए ब्रैकेट लिखते होते हैं क्योंकि जब आप इस चीज को डिराक ने डिफाइन किया था, जब साए इस तरीके से होगा, इसको ये देखें, एक ब्रा है और ये एक कैट है, इन दोनों को मिलाएं तो ये ब्रैकेट बन जाता है, इसलिए इसको ब्रा कैट नोटेशन कहते हैं, इसको डिराक नोटेशन भी कहते हैं, ब्रैकेट नोटेशन भी कहते हैं। ये जो ब्रैकेट है ना, ये इंटेग्रल के साथ डिफाइन होती है। कैट और ब्रा अगर अकेले हों तब कोई इंटेग्रल नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास एक ब्रैकेट इस फॉर्म में, जो मजेदार फॉर्म लिखी हुई है, ये इतना अच्छा लगता है मुझे लिखा लिखा हुआ, ये इस तरीके की, ये जो लगा हुआ है कि दोनों तरफ ब्रैकेट्स बंद हो रही हूँ, इसको हम हमेशा इंटेग्रल के साथ डिफाइन करते हैं। ये इंटेग्रल होता है लिमिट्स जो भी आपको दी हुई हो साई स्टार फाई का, क्योंकि साई ब्रा में है तो उस पर कॉन्जुगेट आएगा, और फिर साई एज इट इज आएगा, और ये दोनों एक्स के फंक्शन है तो यहाँ पर आप एक्स के फंक्शन भी लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। बेसिकली यही यही डिराक नोटेशन है। लेकिन अब आपको अगर, तो अब मुख्तलिफ हमने एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है, तो इसकी अब मैं मुख्तलिफ आप लोगों को एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ। यानी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो हम पहले लिखते हैं, साई स्टार साई, वीडियो पास करके खुद लिखने की कोशिश करें, साई स्टार साई डी एक्स नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। इसको डिराक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, ये लिखा जाएगा साई साई इक्वल्स वन, ठीक है। इतनी देखे ना कितनी अच्छी नोटेशन है, ये पूरा लिखने के बजाय, इंटेग्रल लिखने के बजाय आप इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास लेट सपोज साई कॉन्जुगेट एक्स प्लस फाई कॉन्जुगेट एक्स लिखा हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप, ये दोनों आप ब्राज में लिखे जाएंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेट्स हैं, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा साई ब्रा प्लस फाई ब्रा। उस अगर ये इसके बगैर हो, साई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स लिखा हो, तो ये क्या होगा, ये साई कैट प्लस फाई कैट होगा आपके पास। अगर इस तरह हो कि एक इस तरीके से लिखा हो साई एक्स, दूसरा कॉन्जुगेट में लिखा हो, तो ये किस तरीके से होगा, ये आपके पास होगा साई कैट प्लस फाई ब्रा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग इसकी जो नोटेशन है, अब शायद आप लोग इसको देख ही सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह की कुछ चीजें कि ये साई, अगर मैं फाई में ए मल्टीप्लाई कर दूं साई फाई, ये किस चीज के बराबर होगा, ये प्रूव करें कि ये इस चीज के बराबर होगा। ए बाहर आ सकता है, साई हो जाएगा और फाई हो जाएगा। क्यों ऐसा है, आप इसको इसके इंटेग्रल फॉर्म में देख सकते हैं। ये हो जाएगा साई ए फाई की जो इंटेग्रल फॉर्म है, यानी डिफरेंशियल फॉर्म है, उसके अंदर इस तरह से लिखा जाएगा ना, साई स्टार ऑफ एक्स, ठीक है, और इधर ए फाई आ जाएगा, इधर ए फाई, और फिर इंटेग्रल हो रहा होगा, और ए से इंटेग्रल से बाहर ए आ जाता है, तो जब इंटेग्रल से बाहर ए आएगा तो ये आगे साई स्टार
फाई डी एक्स हो जाएगा, साई स्टार फाई को आप वापस डिराक नोटेशन में लिखें तो ये लिखा जाएगा साई फाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसी तरह अगर ये इधर होता ए साई फाई होता, तो अब भी क्या ये ए साई फाई होगा? नहीं, अब ये ए स्टार फाई साई होगा। क्यों? दोबारा से इसको इंटीग्रल नोटेशन में देखें। तो अगर आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो ना कि वो किस चीज के बराबर होगी, तो आप इंटीग्रल नोटेशन में देख सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है। आपको पता है कि जो चीज ब्रा में होती है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जाता है। ए ब्रा के अंदर है तो इसलिए ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बाहर आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी देर से बाद ना ये कर करके आपको इंटीग्रल फॉर्म में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही समझ आने लग जाता है। बल्कि इंटीग्रल फॉर्म में करना वियर्ड लगता है मुझे, तो इंटीग्रल फॉर्म में चीजें करना बहुत वियर्ड लगता है, मुझे डिराक नोटेशन में करना आसान लगता है। तो अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो इस चीज का इंटीग्रल तो आएगा, ब्रैकेट क्लोज, दोनों तरफ ब्रैकेट्स क्लोज हो तो उसका मतलब होता है कि इंटीग्रल आएगा। अगर एक चीज अकेली हो तो फिर इंटीग्रल नहीं आता। तो दोनों तरफ ब्रैकेट्स क्लोज हैं तो इंटीग्रल तो आएगा ही आएगा। लेकिन ए साई जो है वो ब्रा में है तो ए साई पूरे का कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर फाई आएगा और dx आएगा। तो अब जब मैं इसके अंदर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूंगा तो ये साई कॉन्जुगेट हो जाएगा और ये फाई आ जाएगा dx। अब a क्योंकि कांस्टेंट है तो a स्टार इंटीग्रल से बाहर आ सकता है, ये हो जाएगा साई स्टार फाई dx। और ये आगे बस a स्टार, और इसको मैं दोबारा डिराक नोटेशन में लिख रहा हूँ तो साई फाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज हमने प्रूफ कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये प्रॉब्लम करने हैं। अब क्या है कि अगर मेरे पास इस तरीके से एक इंटीग्रल हो अगर बस साई वन प्लस साई टू कॉन्जुगेट फाई वन प्लस फाई टू, इसको किस तरीके से आप डिराक नोटेशन में लिखेंगे? वीडियो पास करके खुद लिखने की कोशिश करें। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं पहले अंदर ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं सारी चीजें पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये किस तरीके से बन जाएगा? ये बन जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कराने से, ये बन जाएगा फाई वन स्टार। इसके ऊपर तो देखें ना, चल पहले मैं इसको कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। ये हो जाएगा साई स्टार वन प्लस साई टू स्टार। जब ऐड हो रही हो चीजें तो कॉन्जुगेट ऐसा कैसा उनके ऊपर अलग अलग आ जाता है, प्लस फाई टू। फिर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको, तो ये हो जाएगा साई स्टार वन फाई वन, साई स्टार वन फाई टू प्लस साई स्टार टू फाई वन प्लस साई स्टार टू फाई वन dx। और जब ये इंटीग्रल इन सब पे होगा तो ये सारे ब्रैकेट नोटेशन में किस तरीके से लिखे जाएंगे? ये इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये हो जाएगा साई वन फाई वन प्लस जो कॉन्जुगेट है वो ब्रा में आ जाएगा और इंटीग्रल गायब हो जाता है। डिराक नोटेशन में इंटीग्रल के साथ ब्रैकेट्स क्लोज की जाती हैं। तो ये हो जाएगा साई वन फाई टू, ये हो जाएगा प्लस साई टू फाई वन, ये हो जाएगा प्लस साई टू फाई टू, यहाँ पे फाई टू आना चाहिए। ठीक है, ये डिराक नोटेशन में इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस पूरे को पहले ही डिराक नोटेशन में लिखूं तो फिर कैसे लिखूंगा? यानी अगर मुझे इस पूरे को डिराक नोटेशन में लिखना हो, ये हो जाएगा साई वन प्लस साई टू, ठीक है, कॉन्जुगेट फाई वन प्लस फाई टू। ठीक है, अगर मैंने इस पूरे को डिराक नोटेशन में लिखना है तो ये किस तरह के, अच्छा ये किस तरीके से लिखा जाएगा? ये साई वन प्लस साई टू का पूरा ब्रा हो जाएगा। ये हो जाएगा साई वन प्लस साई टू फुल ब्रा। इसका यही मतलब होगा, साई वन प्लस साई टू का यही मतलब होता है, क्योंकि इसका और तो कोई मतलब नहीं है ना। इसका मतलब यही है कि इस पूरे पे कॉन्जुगेट है। या हम इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, साई वन प्लस साई टू, यानी ये जो ब्रास होते हैं ये अलग अलग भी ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, फिर साई वन प्लस साई टू, और फिर यहाँ पर हमारे पास ये क्योंकि कोई कॉम्प नहीं है तो ये कैट में बनेगा, तो ये हो जाएगा साई वन प्लस साई टू, ये हमारे पास कैट की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, दो डंडियां होती हैं, एक लिखने की जरूरत नहीं होती, आप एक भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा साई वन प्लस साई टू फाई वन प्लस फाई टू। और फिर अगर आप इनको अलग अलग कर दें, यानी इसको मैं इस तरह लिख दूं, साई वन अलग से प्लस साई टू अलग से, क्योंकि आप ब्रास को मैंने भी दिखाया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही नहीं है ना, वही सारे रूल्स इस पर भी अप्लाई होते हैं। ये फाई वन प्लस फाई टू। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तब भी जाके आप लोग ये चीज बना सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट डिराक नोटेशन में भी लिख सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट डिराक नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे। अब आपकी बुक में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे मुख्तलिफ डिफरेंशियल फॉर्म में चीजें दी हुई हैं, और आप लोगों को कहा हुआ है कि आप इनको उस फॉर्म में लिखें, डिराक नोटेशन वाली फॉर्म में। तो ये मैं करता हूँ डिराक नोटेशन वाली फॉर्म में। अगर हम ए लिखें
तो ए में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स, इसको डिराक नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो नहीं है, तो ये हो जाएगा एफ जी। कोई भी फंक्शन हो तो वो कैट वेक्टर बन जाएगा, वो कैट बनता है। अगर कॉन्जुगेट हो फंक्शन का तो वो ब्रा बनता है, ठीक है। उसी तरह बी अगर हमने लिखना है तो सी दिया हुआ है इस तरीके से जी स्टार, इसको भी वो कह रहा है कि लिखें डिराक नोटेशन में, जी स्टार ऑफ एक्स प्राइम एच ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इसको डिराक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे? अब तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हो जाएगा जी एच। डिराक देखिए कितना सिंप्लीफाई कर देती है डिराक नोटेशन। तो इसको अगर हम डिराक नोटेशन में लिखेंगे तो ये होगा सी इक्वल्स जी एच। अच्छा, पार्ट नंबर सी मैं सारे के सारे करने लगा हूँ, ठीक है। नंबर सी में आप लोगों को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एन फाई एन ऑफ एक्स इंटेग्रल फाई एन स्टार ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स डैश भी है, बाहर भी एक्स है ना, तो इंटेग्रल से उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये आ गया, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स है बगैर किसी कॉन्जुगेट के, तो ये एफ लिखा जाएगा। इधर समेशन ऐसी की ऐसी आएगी। ये फाई ऑफ एन है बगैर किसी कॉन्जुगेट के, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा फाई ऑफ एन कैट हो जाएगा ये, क्योंकि फंक्शन है। ये कॉन्जुगेट के साथ है और ये पूरा इंटेग्रल कॉन्जुगेट के साथ है, तो ये क्या लिखा जाएगा? ये पूरी ब्रैकेट बन जाएगी। पता है ना आपको, इंटेग्रल जब आए साथ तो वो ब्रैकेट बन जाती है, तो ये हो जाएगा फाई एन एफ। तो ये हमारे पास चीज इस तरीके से लिखी जाएगी। ये हमारा कोई कांस्टेंट होगा क्योंकि इंटेग्रल, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना कि कांस्टेंट होता है। जब भी ब्रैकेट साथ लिखा हो तो कांस्टेंट होता है, अलग अलग लिखे हो तो ब्रा भी एक वेक्टर होता है, कैट भी एक वेक्टर होता है। वो आप जब मैट्रिक्स नोटेशन में करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा, अभी बस नोटेशन पे ध्यान दें। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, पार्ट डी में आप लोग वीडियो पास करके ये सारे खुद करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो पार्ट डी में क्या होगा, ये आ जाता है ओ हैट। अब ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऐसे ही लिखे जाते हैं डिराक नोटेशन में जिस तरीके से डिफरेंशियल नोटेशन में, इसी तरह हैट लगा के। तो यहाँ साई ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपको फिर डी ऑफ एक्स प्राइम फाई का कॉन्जुगेट एक्स प्राइम। अब देखें, अब यहाँ कोई, यहाँ इंटेग्रल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरह होता ना कि फाइव भी साथ होता तब तो ये ब्रैकेट बन जाता, लेकिन अभी ये यहाँ पे साथ इसके कोई नहीं है। जो साई ऑफ एक्स इधर लिखा हुआ है वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा। मेरा ये भी स्लो है, इसका इरेजर ही स्लो है, हमारा साबुन स्लो है। तो मतलब आप लोगों को समझ आ रही होगी ना कि अब ये जो है इसको मैं इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकता या उस तरह ब्रैकेट फॉर्म में नहीं लिख सकता। ये तो मेरे पास सीधा कैट बनेगा, कोई कॉन्जुगेट नहीं है। ये मेरे पास इंटेग्रल एज इट इज आएगा क्योंकि इधर मेरे पास दूसरा नहीं है, और ये ब्रा बनेगा, ये फाई का, क्योंकि सिर्फ कॉन्जुगेट है तो ये फाई का ब्रा बनेगा। ये इस तरीके से लिखा जाएगा डिराक नोटेशन में। इस तरह हम नंबर ई करते हैं। ई में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेटर्स इसी तरह लिखे जाएंगे, तो डिफरेंट डेरिवेटिव को भी आप उसी तरह लिखेंगे। अच्छा, ई में हमें दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, यहाँ पर इंटेग्रल एच स्टार एक्स हैट जी ऑफ एक्स हैट डी ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव एज इट इज आएगा, ऑपरेटर्स को चेंज नहीं करना, ऑपरेटर्स जैसे हैं वैसे आएंगे। सिर्फ एक, जब इंटेग्रल ऑपरेटर सिर्फ एक सूरत में चेंज होता है, जब वो एच स्टार जी, जब एक स्टार और एक कैट, एक ब्रा और एक कैट साथ आ रहे हो तब हम इंटेग्रल को गायब करते हैं, वरना जैसे इधर इंटेग्रल को गायब नहीं किया, आमतौर पर इंटेग्रल को भी गायब नहीं करते। तो ऑपरेटर्स एज इट इज आते होते हैं सिवाय एक केस में जब ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है इंटेग्रल के अंदर। अच्छा, ये एच ऑफ एक्स है तो इसको मुझे इरेज करके एच कैट लिखना चाहिए, और इधर मेरे पास एफ, सॉरी एफ नहीं है, अंदर एच है, इधर मेरे पास एच और जी का ब्रैकेट आ जाता, क्लोज हो रहा है एच जी। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब मैंने काफ़ी सारी आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दी है। और ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये हमारे पास प्रॉब्लम 4.4 है जो मैंने आपको करवाई है, सारे के सारे उसके पार्ट्स हैं। प्रॉब्लम 4.4, ठीक है। तो हमारे कितने सेक्शंस हो गए हैं? 2 सेक्शंस हो गए हैं, एक सेक्शन और कर लेते हैं इस लेक्चर में, जो आपका तीसरा सेक्शन है या 4.4 सेक्शन है, क्योंकि एक हमने स्किप किया हुआ है। अगला कॉन्सेप्ट है हिल्बर्ट स्पेस का।
ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन एज फिजिसिस्ट और बीएस के लेवल पे आप लोगों को इतना ज्यादा खास आना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जाके कहीं पे ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल फिजिक्स का जो जब पीएचडी करते हैं तब जाके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बेसिक बेसिक आइडियाज दे देता हूँ, लेकिन इतना इस पे जो है ना अपना सर खपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हिल्बर्ट स्पेस जो होती है ना, इसको आप 3D स्पेस से इमेजिन करें। 3D रियल स्पेस पहले आप लोग समझेंगे क्या होते हैं, उसकी हमारी इंट्यूशन है। 3D रियल स्पेस, इसमें को क्या चीजें रहती होती हैं? वेक्टर्स लिव इन 3D रियल स्पेस। वेक्टर्स लिव इन 3D रियल स्पेस, ठीक है। यानी अगर हमारे पास 3D स्पेस हो इस तरीके से, तो इसके अंदर मुख्तलिफ वेक्टर्स रहते होते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। किस चीज से आप कोई भी वेक्टर बना सकते हैं? यू कैन क्रिएट एनी वेक्टर वी, कोई भी आप वेक्टर बना सकते हैं 3D स्पेस का। आप उसके साथ, लेकिन आपको बेसिस वेक्टर्स अगर आपके पास हो, ए बी जे हैट सी के हैट, तो अगर आपके पास ये तीन बेसिस वेक्टर्स अगर आप हैं, तो आप आई जे के को, आई जे के को कहते होते हैं बेसिस वेक्टर्स, ठीक है। और आप इन वेक्टर्स को, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो v1 प्लस v2, आप उनको ऐड भी कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। और आपने दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइन किया होता है, ठीक है। यह डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइंड होता है, ठीक है। इस चीज को हम 3D स्पेस कहते हैं। 3D स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जहां वेक्टर्स रहते होते हैं, ठीक है। वो वेक्टर्स जो होते हैं, और वो खाली वेक्टर्स नहीं होते, उन वेक्टर्स को अगर मैं कोई से दो वेक्टर्स को ऐड भी करूं, तब भी वो इसी 3D स्पेस का हिस्सा होते हैं, ये तब भी इसी 3D रियल स्पेस को बिलोंग करेंगे, ठीक है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट लूं तो फिर वो 3D रियल स्पेस को बिलोंग नहीं करते, वो फिर 0D स्पेस में चले जाते हैं। यानी हमने कुछ चीजें डिफाइन की हुई हैं। यानी 3D रियल स्पेस जो है उसके अंदर वेक्टर्स रहते होते हैं। यानी आप लोगों ने किसी भी स्पेस को इस तरह समझना है कि उसके अंदर कोई चीज रहती होती है, और उस चीज की एडिशन और मुख्तलिफ ऑपरेटर्स उस चीज पे हमने डिफाइन किए होते हैं। ऐसी चीज को हम स्पेस कहते हैं, जिसकी स्पेसेस की मैथमेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल स्पेसेस की एक एग्जांपल हमारी जो दुनिया की असल स्पेस है वो है, ठीक है। मैथमेटिक्स में किसी भी चीज की स्पेस बनाई जा सकती है। आप वेक्टर्स की बजाय कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट बना दें, जैसे स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक आम वेक्टर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, वो स्पिनर्स से एक्सप्लेन होता है। तो उसकी फिर हम अलग से स्पिनर स्पेस बनाते होते हैं। खैर, रियल स्पेस में आम वेक्टर्स होते हैं। रियल स्पेस के अंदर आपके पास वेक्टर्स आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी प्लेयर्स होते हैं जो प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं। अब उनके ऊपर ऑपरेटर्स होते हैं जो हमने डिफाइन किए होते हैं, यानी जो उनके साथ जो जो चीजें हम कर सकते हैं। अब 3D रियल स्पेस के अंदर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, आप उन्हें ऐड करें तो एक और नया वेक्टर बन जाता है, लेकिन शर्त ये होती है कि वो जो नया वेक्टर है वो भी उसी 3D रियल स्पेस में किसी ना किसी वेक्टर एग्जिस्ट करता होगा। वो जो नया वेक्टर है वो भी उसी 3D रियल स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। दूसरा, हमने खुद डिफाइन किया हुआ है कि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस तरह होगा। उसी तरीके से हिल्बर्ट स्पेस होती है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है। हिल्बर्ट स्पेस जो होती है, इसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, प्लेयर्स या जो वेक्टर्स होते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर, वो होते होते हैं क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शंस। क्वांटम मैकेनिकल नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे केस में चलो मैं कह देता हूँ क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शंस। यानी हम इनको वेव फंक्शंस को वेक्टर्स भी कहते होते हैं, और वेव फंक्शंस को हम क्या कहते होते हैं, वेव फंक्शंस को हम वेक्टर्स भी कह देते होते हैं, और वेव फंक्शंस को हम वेव फंक्शंस भी कह देते होते हैं, स्टेट वेक्टर्स भी कह देते होते हैं, ठीक है, डिराक वेक्टर्स भी कह देते हैं। वेव फंक्शंस के कई नाम हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो इसके जो जो प्लेयर्स होते हैं, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमने ऐड करना होता है, जिन पे हमने डॉट प्रोडक्ट वगैरह डिफाइन करना होता है, उनको हम क्या कहते, वो हमारे वेव फंक्शंस होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं। यानी ये फंक्शंस की एक स्पेस है, ठीक है। इसके भी मुख्तलिफ बेसिस वेक्टर्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। वो बेसिस फंक्शंस होते हैं, इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं। सो इफ इफ अब मैं इसके अंदर बेसिस फंक्शंस डिफाइन करता हूं आपको। बेसिस फंक्शंस, जैसे आई जे के बेसिस वेक्टर्स होते हैं ना, या आई जे के अलावा भी आप कोई से भी तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स अगर आप ले लें,
तो उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से, मुख्तलिफ लीनियर कॉम्बिनेशन से आप कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी इस तरह होता है, इफ अ सेट ऑफ फंक्शंस, इफ अ सेट ऑफ फंक्शंस is such that you can make any function in Hilbert space out of it, out of out of their linear combinations, then those are the basis। ठीक है, ये बेसिस की मैं एक अजीब सी डेफिनेशन कर रहा हूँ, यानी अगर आप कुछ सेट ऑफ फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस ढूंढ लेते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जिनको ऐड करके आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बेसिस में, जैसे आई जे के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आप ऐड करके कोई भी बना सकते हैं वेक्टर, उसी तरह बेसिस फंक्शंस जो होते हैं, वेक्टर्स जो होते हैं, वो हमारे प्लेयर्स होते हैं, और बेसिस फंक्शंस या बेसिस वेक्टर्स वो होते हैं जिनको ऐड करके हम उस स्पेस का कोई भी प्लेयर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर, इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन होता है कि आप किसी भी वेव फंक्शन जो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेट्स सपोज साई और साई कॉन्जुगेट, इस चीज को, इस इंटीग्रल को हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं। ये बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट का काम करता है। दिस इज सिमिलर टू डॉट प्रोडक्ट। ये आप यूं भी समझ सकते हैं कि हमने डिफाइन किया है, और ब्रैकेट नोटेशन में मैं लिखूं तो हम इसको इस तरीके से फाई साई लिखेंगे, ठीक है। ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट बात है, और इधर भी यही होता है कि अगर आप दो को ऐड कर दें, यानी साई प्लस फाई को ऐड कर दें, तो वो भी जो नया नया जो कैट बनेगा उसको मैं जाय कह देता हूँ। ये जो जाय होगा ये भी हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। हिल्बर्ट स्पेस का अजीब से एच से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आप 3D स्पेस के अंदर कोई से भी दो वेक्टर्स को ऐड करें तो वो भी जो नया वेक्टर बनता है 3D स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये भी जो नया फंक्शन बनेगा वो 3D स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं कि जब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, तो व्हेन ऑर्थोगोनैलिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम? ऑर्थोगोनैलिटी, जब हम कहते हैं दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो हम कहते हैं कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है v डॉट w जो है वो जीरो के बराबर है। उसी तरह जब हमने ये देखना होता है ना कि दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में, क्वांटम मैकेनिक्स के जो दो वेक्टर्स हैं या क्वांटम मैकेनिकल जो दो वेव फंक्शंस हैं, हिल्बर्ट स्पेस के जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ना उसका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो इनर प्रोडक्ट बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट जैसी स्पेस चीज है। इस तरह हम जो ऑर्थोगोनैलिटी है वो भी इनर प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं कि अगर फाई साई, ये जो इनर प्रोडक्ट है जिसको हम अगर खोल के लिखें तो ये फाई स्टार साई होता है, अगर ये किसी चीज का जीरो हो जाए तो हम कहते हैं फाई एंड साई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है हिल्बर्ट स्पेस। तो अभी आप लोगों के लिए ना मेरे ख्याल में इतना जानना काफ़ी है हिल्बर्ट स्पेस के बारे में। तो लेकिन मैं आप लोगों को मुख्तलिफ एग्जांपल्स देता हूँ कि बेसिस, हिल्बर्ट स्पेस में मुख्तलिफ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आप लोगों को बेसिस की। तो एग्जांपल्स ऑफ बेसिस इन हिल्बर्ट स्पेस। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को सही से एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा तो उसको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एंड में जो मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा वो प्रॉब्लम समझ ले, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों को भी नहीं समझ आता। पीएचडी करने के बाद भी इसकी जो एब्स्ट्रैक्टनेस है वो बहुत कम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। और इतनी इतनी एब्स्ट्रैक्टनेस फिजिसिस्ट को जरूरत भी नहीं होती। पता नहीं पूरा टॉपिक हिल्बर्ट स्पेस का क्यों आपकी बुक में डाला हुआ है। अब एक एग्जांपल इसकी है, जो साई एन ऑफ एक्स हमने उसके लिए निकाले हैं ना, पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए, जो 0 to L वाली लिमिट के लिए आप देखेंगे कि वो ये आते हैं साइन एन पाई ओवर एल एक्स, इस तरीके के होते हैं। आप लोगों को ये पता है ना कि मुख्तलिफ साइन फंक्शंस को ऐड करके, इसको मैं फाई लिखता हूँ यार, आप लोगों को ये पता है ना कि मुख्तलिफ साइन फंक्शंस को ऐड करके फोरियर सीरीज क्या कहती है? अगर आप फोरियर सीरीज याद करें, मैंने आप लोगों को फोरियर सीरीज पढ़ाई थी, वो कहती है कि कोई भी फंक्शन जो है ना
वो मुख्तलिफ साइन और कोसाइन से बन जाता है। यानी कि कोई भी जो फंक्शन है, अगर मैं उसको अगर n 0 से लेकर n 1 से लेकर इन्फिनिटी जाए, तो कोई भी फंक्शन को हम बना सकते हैं साइन और कोसाइन से। यानी साइन n पाई ओवर एल एक्स को अगर मैं ऐड करूं, मुख्तलिफ साइन फंक्शंस को मैं ऐड करूं विद अप्रोप्रिएट कॉन्स्टेंट्स, तो वो जो वेव फंक्शंस हैं उससे कोई भी फंक्शन बनाया जा सकता है। यानी कि ये जो सोल्यूशंस आए हैं ना हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स के, इन सॉल्यूशंस को मैं मुख्तलिफ तरीके से ऐड करके, तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं, लेट्स सपोज मैं इसको खोल के लिखता हूं, तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स, यानी ये कोई भी एफ ऑफ एक्स कोई भी मेंबर है हिल्बर्ट स्पेस का, जिसको मैं बना सकता हूँ मुख्तलिफ ये ऐड करके। साइन एन की जगह मैं वन, यानी इसको मैं समेशन को खोल के लिख रहा हूँ, पाई ओवर एल एक्स प्लस ए टू साइन 2 पाई ओवर एल एक्स, एन की मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, प्लस A3, क्योंकि एन पे सम है ना, साइन 3 पाई ओवर एल एक्स। ठीक है, या मैं अगर इसको इसकी फंक्शनल फॉर्म में लिखूं, फाई एन वाली फॉर्म में लिखूं, तो मैं किसी भी फंक्शन को बना सकता हूँ। फाई ऑफ एक्स को मैं बना सकता हूँ A1 फाई 1 ऑफ एक्स प्लस A2 फाई 2 ऑफ एक्स प्लस A3 फाई 3 ऑफ एक्स। बस लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करेंगे वेक्टर वाली फॉर्म से। जो मेरा वेक्टर होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, चलिए मैं n डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर बनाता हूँ, वो होता है a आयोटा i हैट प्लस b j हैट प्लस c k हैट प्लस d w हैट प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास इधर आ रहे हैं, ये जो A1 A2 A3 का काम कर रहे हैं, और i हैट j हैट k हैट का जो काम कर रहे हैं वो ये वाले बेसिस वेक्टर हमारे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशंस हैं उसके पार्टिकल इन अ बॉक्स के, वो अच्छे बेसिस वेक्टर्स हैं। और आपको ये भी पता है ना कि i डॉट j जो है वो आपस में जीरो होते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर आप ये इंटीग्रेट करके देखें, अगर आप साइन पाई एक्स ओवर एल का साइन 2 पाई एक्स ओवर एल से इनर प्रोडक्ट लें, यानी इसको इंटीग्रेट करें 0 से एल डी एक्स को, तो आप खुद ये प्रोडक्ट लेकर देख लें, इसको सॉल्व करके देख लें, ये जीरो आएगा। या आप इसको और इसका इनर प्रोडक्ट लेके देख लें, वो भी जीरो आएगा। जैसे इधर दो बेसिस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जीरो आते हैं ना, उस तरह ये जो दो बेसिस फंक्शंस है ना, इनके भी जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल भी है। यानी मैं इसको कोई भी फंक्शन हो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल समेशन, अब इस चीज को मैं समेशन में लिख रहा हूँ ए एन फाई एन ऑफ एक्स। ठीक है, ए एन फाई एन ऑफ एक्स। और इसी चीज को अगर मैं ब्रैकेट नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिखूंगा, इसी चीज को अगर मैं ब्रैकेट नोटेशन में लिखना चाहूँ, ये होगा एफ, ये हो जाएगा समेशन एन ए एन फाई एन। ठीक है, तो फाई एन जो है ये हमारे बेसिस फैक्टर हैं। ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस का आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और इधर जो है बेसिस वेक्टर आपके डिस्क्रीट है। क्वांटम मैकेनिक के अंदर ना क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये होता है कि बेसिस वेक्टर कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। वो अभी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि बेसिस वेक्टर कैसे जो है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। लेकिन खैर आप लोगों को ये बात आई होप सो समझ आई होगी। और उसी तरह अगर आप इसका ए एन क्या है, अगर आप ये ए एन देखना चाहें ए एन क्या है, तो ये भी मुझे आपको वेक्टर वाली फॉर्म से समझाना पड़ेगा। अगर कोई भी वेक्टर हो, आप उसको मैं इस तरह लिखूँ 3i प्लस 4j प्लस 3k। ठीक है, अगर मैं इसका आई हैट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, मैं इसका आई हैट के साथ क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। अगर मैं इसका आई हैट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको ये मिलेगा आई डॉट वी जो है वो आपको 3 दे देगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, इधर 3 हो जाएगा। इसको भी आप इसी तरह देख सकते हैं कि अगर आप इसका लेट सपोज फाई 1 के साथ अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें, तो यहाँ पर आपको देखें, अगर मैं समेशन को मुझे खोल के लिखना पड़ेगा, ये फाई 1 है। ठीक है, इधर भी फाई 1 का ब्रा आ जाएगा, इस पूरे के साथ फाई 1 का ब्रा, मतलब मैंने दोनों तरफ फाई 1 का ब्रा मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस A2 फाई 2 हो जाएगा। ये काफी मुश्किल चीजें हैं, लेकिन आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होंगी। प्लस इस तरीके से अभी ब्रा अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें दे देगा फाई 1 A1 तो कांस्टेंट ये बाहर ही आ जाएगा, A1 कांस्टेंट बाहर, फाई 1 प्लस A2
phi1 phi2 प्लस a3 phi1 phi3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये इनर प्रोडक्ट्स हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई से भी दो आप वेव फंक्शन अगर अलग अलग n के लेते हैं तो वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो ये phi1 phi2 का भी इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, phi1 phi3 का भी आप इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिख के कर लें बेशक, लेकिन ये वाले इनर प्रोडक्ट्स 0 हो जाएंगे। और ये जो है क्योंकि वेव फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड होते हैं, है ना, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यही मैंने आपको बताया था, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होगी, फिर ये चीज 1 के बराबर हो जाएगी। तो आपको वही देखिए कोफिशिएंट मिल गया है phi1 वाली चीज का, यानी ये वही प्रोजेक्शन है phi1 को मल्टीप्लाई, जैसे एक्स है एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं ना, आई हैड को मल्टीप्लाई करें अगर हम, ये क्या हो गया, अगर मैं मतलब आई डॉट वी करूं तो 3 आ जाता है। ये हमें ये बताता है कि प्रोजेक्शन कितनी है, एक्स एक्सिस पे कितनी प्रोजेक्शन है। उसी तरह मैं phi1 करूं और वो होता क्या है, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन वही आई के साथ वाला कोफिशिएंट होता है। इधर भी देखें, जो 1 के साथ वाला कोफिशिएंट था, जो psi1 के साथ वाला कोफिशिएंट था वो आ गया, a1 हमें दे दिया। तो psi1f का इनर प्रोडक्ट लेना प्रोजेक्शन भी होता है। अगर आप किसी बेसिस वेक्टर के साथ किसी फंक्शन का इनर प्रोडक्ट लें तो वो आप वही काम कर रहे होते हैं जो आप वेक्टर स्पेस में प्रोजेक्शन लेने वाला कर रहे होते हैं। तो ये इधर ये सीन है। अब ये हमारी थी डिस्क्रीट बेसिस, ठीक है। इसमें कॉन्टिन्यूस बेसिस भी हो सकती है। ऐसा करता हूँ वो मैं अभी आप लोगों को ना नहीं समझाता, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम ना एक्सरसाइज का एक सवाल करते हैं, बल्कि चलो क्या है समझा ही देता हूँ, क्योंकि उस एक्सरसाइज के एक सवाल में ना ये चीज काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो एक्सरसाइज का सवाल ऐसे मेरे ख्याल में होगा ही नहीं। तो अब मैं कॉन्टिन्यूस बेसिस की बात करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूस बेसिस। कॉन्टिन्यूस बेसिस का मेरा क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस बेसिस का मेरा मतलब, देखिए अभी जो हमने डिस्क्रीट बेसिस देखी है ना, वो ये थी फाई एन थी। डिस्क्रीट बेसिस का ये मतलब है कि एन इज डिस्क्रीट, एन जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू ले सकता है। इस पर हमने किस तरीके से हमने इस पर डिफाइन की थी चीजें, अगर आपके पास फाई एन प्राइम फाई एन हो तो ये 0 होता है इफ एन प्राइम इज नॉट इक्वल टू एन, ठीक है। अगर ये बेसिस हो तो ऑर्थोगोनैलिटी होती है बेसिस के लिए। अगर आप इसको वही समझ लें, और बेसिस के लिए एक और कंडीशन होता है कि फाई एन जो होता है वो आपके पास 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये एन प्राइम, यानी ये भी समझ सकते हैं एन प्राइम अगर एन के बराबर, ये वही डॉट प्रोडक्ट है कि आई डॉट जे जो है वो 0 आना चाहिए और आई डॉट आई जो है वो 1 आना चाहिए, तभी आई और जे बेसिस वेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन। इनकी लेंथ 1 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखते होते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ना, फाई एन अगर मैं लिखूँ ना तो इसका भी यही मतलब होता है कि आप फाई एन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर नॉर्म भी, इसको नॉर्म भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये फाइनाइट आए तो फिर इसको नॉर्म कहते हैं। तो ये अगर फाई एन हमारे बेसिस हैं और डिस्क्रीट बेसिस हैं, इस पर ये कंडीशन होनी चाहिए। और इस कंडीशन को मैं मिलाकर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि फाई एन प्राइम फाई एन जो है वो मेरे पास होगा क्रोनिकल डेल्टा एन प्राइम एन के बराबर। क्योंकि आप बोलते हैं ना क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है अगर एन प्राइम एन के बराबर आ जाए, और 0 के बराबर होता है अगर एन प्राइम नॉट इक्वल टू एन हो। तो इन दोनों कंडीशंस को समराइज करके मैं इस एक कंडीशन में लिख सकता हूँ, समराइज। अब लेकिन क्या हो अगर अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाए आपके पास कि फाई, लेट सपोज के प्राइम है और फाई के है, लेकिन ना के डिस्क्रीट ना हो, के इज कॉन्टिन्यूअस, k can take on all values, k can take all values, k can take all values on real space। तो फिर आप ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन किस तरह लिखेंगे? हम अभी भी यही चाहते हैं कि k प्राइम जब k के बराबर ना हो तो फिर वो 0 आए, वरना कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो कॉन्टिन्यूअस जब हो ना तो हमें इसको डिराक डेल्टा में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये तो क्रोनिकल डेल्टा है ना, क्रोनिकल डेल्टा डिस्क्रीट होता है, इसको हमें लिखना पड़ता है के इज माइनस के प्राइम। तो इसका क्या मतलब होता है, देखें हमें पता है कि क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, वो बाकी हर वैल्यू के लिए, सॉरी डिराक डेल्टा क्या होता है, बाकी हर वैल्यू के लिए
वो होता है सिवाय जब k इक्वल्स k प्राइम होगा तब ये ब्लो कर जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा ये होता है कि हम इसको 1 के बराबर नहीं रख सकते, हमें कॉन्टिन्यूस स्पेस में ये सेक्रीफाइस देना पड़ता है कि डिराक डेल्टा के बराबर रखना पड़ता है, वो 1 की बजाय वो इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन उसके लिए हम और चीजें कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो होती है, सॉरी बेसिस कंडीशन जो होती है, इसको बेसिस कंडीशन में कहता हूँ, बेसिस होने की कंडीशन जो होती है वो इस तरीके से होता है कि डिराक डेल्टा फिर एक कांस्टेंट, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ना। तो बेसिस कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूस सबस्क्रिप्ट वो इस तरह से होती है। अगर इसकी कोई सबस्क्रिप्ट, अगर मैं इसकी कोई एग्जांपल लूं, तो वो आपको याद है हमने वेव फंक्शंस बनाए थे जो इस तरीके के थे, साई ऑफ एक्स। अब मैं इसको कैट की फॉर्म में लिख देता हूँ, ये हमने वेव फंक्शंस बनाए थे एक, ये हमारे वेव फंक्शंस थे a इंटू ई टू द पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। अब a की जगह मैं 1/2 पाई लिख देता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में 1/2 पाई लिखा हुआ, 1/√2 पाई लिखा हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आया, इक्वल्स e टू द आयोटा के एक्स, ठीक है। ये जो वेव फंक्शंस हैं इसकी सब्सक्रिप्ट क्या होगी, k होगी, और ये भी एक तरीके के बेसिस वेव फंक्शंस ही बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये बेसिस वेव फंक्शंस हैं तो k तो कॉन्टिन्यूस है ना, k पर तो कोई डिस्क्रीटनेस नहीं थी, पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए k कॉन्टिन्यूस नहीं होता, लेकिन मैं फ्री पार्टिकल की अगर बात करूं और मैं इसको बेसिस बनाना चाहूं, तो ये फंक्शन ऑफ x तो है, लेकिन इधर k जो है इसकी जो सब्सक्रिप्ट है वो कॉन्टिन्यूस है। तो इसको समझने के लिए ना आपको एक रूल समझना पड़ेगा, एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है जो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा याद रखनी पड़ेगी। मैथमेटिकल आइडेंटिटी, वो मैथमेटिकल आइडेंटिटी ये है कि अगर आपके पास ये चीज हो ना 1/2 पाई इंटेग्रल एक्स पर हो, और इंटेग्रल जहाँ भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहा हो, तो आप उसको और आपके पास यहाँ पर आयोटा हो और k माइनस के प्राइम एक्स हो, ये आइडेंटिटी आपने क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा याद रखनी है। तो ये बराबर होता है क्रोनेकर k माइनस के प्राइम, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि अगर ये हमारी बेसिस है, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये हमारी बेसिस है, अगर ये बेसिस है तो इसको वो बेसिस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए जो कि हमने वेक्टर्स से निकाल ली है, लेकिन ये इनर प्रोडक्ट के लिए करेगी, वेक्टर्स वाली डॉट प्रोडक्ट के लिए करती है। तो अगर ये बेसिस है तो इसको फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना कि फाई के जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, क्रोनेकर के माइनस के प्राइम बराबर है। ये आइडेंटिटी मैंने इसलिए लिखी कि हम अभी इसको यूज करेंगे, और ये फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन है तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे वैलिड होते हैं। तो चले हम ये करके देखते हैं। तो पहले हम इसका फाई के प्राइम, इसका इनर प्रोडक्ट लेके देखते हैं, फाई के प्राइम फाई के, ये क्या आएगा, पहले ये इंटेग्रल आएगा, ये इनर प्रोडक्ट इसी तरह डिफाइन है ना, और क्योंकि फ्री पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइन होता है तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिखेंगे। पहले इसका ब्रा आएगा वेव फंक्शन का, वो होगा 1/√2 पाई, है तो रियल है, लेकिन ई टू दी माइनस, और क्योंकि मैं के प्राइम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, जो हो जाएगा माइनस आयोटा के प्राइम एक्स, और आगे मेरे पास आएगा 1/√2 पाई, वो एज इट इज ई टू दी आयोटा के एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं 1/2 पाई, ये बाहर आ जाएगा, 1/2 पाई ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू दी आयोटा और के माइनस के प्राइम एक्स डी एक्स आ जाएगा। और ये हमारी देखें यही वाली आइडेंटिटी बन गई है जो मैंने आपको इंसीडियसली पहले ही बता दी थी। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि ये 1/2 पाई ये पूरी चीज क्रोनेकर डेल्टा के बराबर होती है, ये मैथमेटिक्स वालों ने एक आइडेंटिटी बनाई हुई है। तो हमारे यहाँ ये भी हमें नजर आ रहा है कि ये एक वैलिड बेसिस है, ठीक है, ये एक वैलिड बेसिस है। लेकिन अगर ये एक वैलिड बेसिस है तो फिर ये क्या हो गया, क्रोनेकर के माइनस के प्राइम, लेकिन अगर ये एक वैलिड बेसिस है तो इसका मतलब है कोई भी जो फंक्शन है, इस तरीके से कोई भी जो फंक्शन है वो हमें फिर इस तरीके से लिख सकना चाहिए। हमने पहले वे ए एन पाई एन वाली फॉर्म में लिखा था, तो कोई भी फंक्शन है हम उसको समेशन करके लिखना चाहिए। लेकिन अगर एन अब कॉन्टिन्यूस हो गया तो फिर हम कैसे लिखेंगे, कोई भी फंक्शन हो ना हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि अब ना इस तरीके से लिखने के बजाय फाई के साथ ए के सम करने के बजाय आप एक फंक्शन ए ऑफ के बनाते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं डी के पे। ये भी कोई समेशन ही हो रही है, लेकिन क्योंकि अब आपका सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट आ गया है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। अभी भी रहेगा ये, क्योंकि आप के पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। तो इसलिए इंटीग्रेट करने से, आप लोग अगर समझ रहे होंगे, इंटीग्रेट करने से तो वो खत्म हो जाता है वेरिएबल, के वेरिएबल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्स वेरिएबल रहेगा, और के को खत्म भी होना चाहिए क्योंकि डमी वेरिएबल है, ठीक है।
तो आप फिर इस तरीके से कॉन्टिन्यूस के लिए आप इसको इस तरीके से जनरलाइज कर देंगे। ठीक हो गया? आई होप कि आप लोगों को समझ आई। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं है, नहीं भी आई तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। हम बस प्रॉब्लम करने के लिए मैंने आपको ये सारी थ्योरी बताई है। हिल्बर्ट स्टेट वाली थ्योरी की अगर कोई भी बात समझ नहीं आई तो बस नोटेशन याद रख लेंगे, इनर प्रोडक्ट क्या होता है और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन किसको कहते हैं, और इसको नॉर्म से भी लिखते हैं। ये भी आगे एक प्रॉब्लम में है कि ये जो नॉर्म है किसी चीज का, वो नॉन जीरो था, प्रॉब्लम में यूज होना है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसको डबल डंडियों से भी वो करते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम 4.6 है, आपने प्रॉब्लम 4.6 में क्या करना है? प्रॉब्लम 4.6 में आप लोगों को एक वेव फंक्शन दिया हुआ है फाई ऑफ के एक्स दिया हुआ है, जो कि उन्होंने डिफाइन किया हुआ है -L/2 एक्स से L/2 तक, और वो वेव फंक्शन है 1/L e टू द आयोटा के एक्स, 1/√L e टू द आयोटा के एक्स, और यहाँ तक ये वेव फंक्शन डिफाइन है। उन्होंने कहा हुआ है कि पहला ए पार्ट ये कि प्रूव करें, प्रूव दैट दिस remains normalized, prove that this remains normalized for limit, यानी जब हम लिमिट लें L अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी इस लिमिट में भी ये नॉर्मलाइज रहता है। और बी में उसने प्रूव करें कि प्रूव करें कि ये प्रूव दैट दिस acts as an orthogonal basis in the limit L approaches to infinity। ठीक है, इस लिमिट में ऑर्थोगोनल बेसिस भी बनता है, यानी हमने ये भी प्रूव करना है कि ये जो चीज है कि L अप्रोचेस टू इंफिनिटी में फाई के जो है वो क्रोनेकर के माइनस के प्राइम के बराबर बनता है। यही क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने आपको हिल्बर्ट स्पेस बताई है और सारा कॉन्टिन्यूस बेसिस वाला चक्कर बताया, वरना मैं ये क्वेश्चन मैंने ना कराना होता तो मैं कभी हिल्बर्ट स्पेस आप लोगों को पढ़ाता ही ना। ये इस लेवल पर बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है। तो अच्छा, ये प्रॉब्लम हम करते हैं। पहले तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना है, और नॉर्मलाइज करने के बाद हम लिमिट लेंगे एज एल अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है? मैं हर चीज डिराक नोटेशन में किया करूंगा। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। इंटीग्रल फॉर्म में ये क्या होगी? -L/2, क्योंकि अब ये -L/2 से L/2 तक डिफाइंड है, तो ये -L/2 पहला आएगा 1/√L e टू द आयोटा के एक्स, पहले माइनस के साथ आएगा, फिर 1/√L क्योंकि पहले कॉन्जुगेट आता है, फिर आयोटा के एक्स डी एक्स। ठीक है, 1/√L 1/√L बन जाएंगे। ये e टू दी आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के एक्स 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स। लिमिट गोज फ्रॉम -L/2 टू L/2। ये लिमिट अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये 1/L आ जाएगा, L/2 प्लस L/2 हो जाएगा, ये L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 बच जाएगा। अब अगर मैं दोनों तरफ लिमिट भी ले लूं, लिमिट एज L अप्रोचेस टू इंफिनिटी पाई के, तब भी ये 1 ही रहता है। सो सो वी हैव प्रूव्ड दैट दिस remains normalized, ठीक है, एज L अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, एंड में आपने वो करना है। अब आपको लग रहा है ये तो बड़ा ट्रिवियल है, इधर भी हम जब L इंफिनिटी पुट करेंगे ना, इधर चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो इधर करते हैं। तो अभी हमने ये भी प्रूव करना है कि फाई के का फाई के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो क्रोनेकर डेल्टा के बराबर बनता है। ये कैसे करेंगे हम प्रूव? इसको प्रूव करना अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बट स्टिक विद मी, ट्राई टू like absorb every step and I hope you will get it। तो इधर हम क्या करेंगे? इधर भी वही चीज हमें करनी पड़ेगी। पहले तो वही इनर प्रोडक्ट ही डिफाइन किया, पहले तो इंटेग्रल आएगा -L/2 से L/2 तक। ठीक है, बाद में हम लिमिट को, चलो हम लिमिट भी साथ लिख देते हैं। लिमिट हमने करना क्या है? लिमिट हम इस लिमिट में इसको स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस लिमिट में स्टडी करेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि जब ये लिमिट आएगी तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, कि यहाँ पर भी इन्फिनिटीज आ जाएंगे फिर। ठीक है ना?
ये मिटेगा पता नहीं कब, चलिए हम करते रहते हैं, ये खुद ही मिट जाएगा। तो अच्छा, अभी के लिए फिलहाल आप ये समझें कि L/2 और L/2 ही लिखा हुआ है। तो इधर ये L अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, और हमने यहाँ पे e टू दी माइनस, अब k प्राइम मैंने लिखा है तभी तो ऑर्थोगोनैलिटी डिफाइन होगी। अगर अब n सेम रहेगा तब ऑर्थोगोनैलिटी तो नहीं होगी, तब नॉर्मलाइजेशन होगी। n सेम रहेगा तो इधर भी इसी तरह आएगा, अगर k सेम रहेगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो ये आयोटा, और यहाँ पे 1/√L आएगा, यहाँ पर भी 1/√L आएगा, और e टू दी आयोटा के एक्स डी एक्स कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक टिप ये है कि नॉर्मलाइजेशन चेक करने के लिए आप केस को सबस्क्रिप्ट सेम रखते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए सबस्क्रिप्ट डिफरेंट रखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल i.i और i.j वाली बात है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी लिमिट एज एल अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा जी 1/L। अभी लिमिट मैं पुट नहीं कर रहा, अभी बस मैं लिमिट को साथ साथ लेके आ रहा हूँ। L/2 से लेकर L/2 तक ये जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है e टू दी माइनस आयोटा के माइनस सॉरी प्लस आयोटा के माइनस के प्राइम, ये ऐड कर रहा हूँ dx। अब ये इंटीग्रल हम ले सकते हैं ना, हाँ ये इंटीग्रल हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट एज l अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/L। अच्छा ये इंटीग्रल में परफॉर्म करने लगूंगी, इंटीग्रल में परफॉर्म करूंगा तो आयोटा के माइनस के प्राइम नीचे आएगा, आयोटा के माइनस के प्राइम नीचे आ जाएगा, और इधर जब मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा के माइनस के प्राइम, पहले L/2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर इधर आएगा e टू दी माइनस आयोटा के माइनस के प्राइम L/2, माइनस L/2 जाएगा तो उसकी वजह से माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा जरा एक चीज गौर करें, अगर मैं k को अब k प्राइम के बराबर डाल लूं, इफ k इक्वल्स k प्राइम, व्हेन k इक्वल्स k प्राइम, तब क्या होता है, तब ये नीचे 1/0 वाली फॉर्म बन जाती है, ठीक है। ऊपर देखें k इक्वल्स k प्राइम, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये e की पावर 1 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे 0 ओवर, यहाँ पर नीचे भी 0 आ जाता है, तो ये k इक्वल्स k प्राइम के लिए ये चीज अनडिफाइंड है, ठीक है। ये अपने दिमाग में रखना है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, क्योंकि एक ये केस देखना ही देखना था। अब हम करेंगे व्हेन k इज नॉट इक्वल टू k प्राइम, उसके लिए सॉल्व। k इज नॉट इक्वल टू k प्राइम के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट l अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/L, और मैं इधर ना देखिए नीचे भी आयोटा है, ठीक है, और ऊपर भी हमारे पास e की पावर आयोटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा वाली की फॉर्म है। अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, और जरा k माइनस के प्राइम को मैं बाहर ले आता हूँ, ऊपर और नीचे k माइनस के प्राइम को मैं बाहर ले आया, आयोटा को मैंने अंदर ही रहने दिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा e टू दी पावर आयोटा k माइनस के प्राइम L/2 माइनस e टू दी माइनस आयोटा k माइनस के प्राइम L/2 ओवर 2 आयोटा। ये देखिए ये साइन बन गया। अगर मैं इस पूरी चीज को x की तरह देखूं, तो ये e टू दी आयोटा x माइनस e टू दी माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा है ये, तो ये हमारे पास साइन बन गया। तो ये हो जाएगा लिमिट एज l अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2, अच्छा 1/2 ऊपर था तो मैं 2 को थोड़ा नीचे ला रहा हूँ, ये बन जाएगा L/2। अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं क्यों कर रहा हूँ, k माइनस के प्राइम। ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ऐसा आपके पेपर में आया, लेकिन मैंने कंप्लीटनेस के लिए ये कर दिया है। k माइनस के प्राइम L/2, ठीक है, ये साइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा गौर करें, अगर मैं इस चीज को x कह दूं और इसको भी मैं x कह दूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट एज l अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन x ओवर x, ठीक है। और इसको भी मैं x अप्रोचेस टू इंफिनिटी भी कह सकता हूँ, क्योंकि x जो है वो l के प्रोपोर्शनल है ना। मैंने x किस चीज को कहा है, मैंने x कहा है k माइनस के प्राइम L/2 को। तो अगर l इंफिनिटी अप्रोच करेगा तो x भी इंफिनिटी अप्रोच करेगा, आप यहां से देख सकते हैं जो मैंने डेफिनेशन की है। ये जो चीज होती है, आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम में ये तो पढ़ा है कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x 1 के बराबर होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन x ओवर x जो होता है ना,
वो जीरो के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जीरो के बराबर आ गया। कब ये हमारे पास जीरो के बराबर आया है? व्हेन के इज नॉट इक्वल टू के प्राइम। अब जरा गौर करें कि ऐसी क्या चीज है जो के इक्वल टू के प्राइम पे अनडिफाइंड हो जाती है और के नॉट इक्वल टू के प्राइम पे चाहे जो मर्जी वो डिस्क्रीट वैल्यू लेता रहे जीरो हो जाती है। ये कुछ भी नहीं है, ये क्रोनिकल डेल्टा है। सो कंबाइंड, अगर मैं इसको कंबाइंड कर लूं तो हम कह सकते हैं कि फाई के प्राइम, फाई के जो है वो एक्ट बिल्कुल क्रोनिकल डेल्टा की तरह कर रहा है, तो इट इज इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा। तो हमने बी भी पर वो कर दिया कि एल इंफिनिटी की लिमिट में, देखिए अगर एल इंफिनिटी ना अप्रोच करता तो हम ये जीरो नहीं ला सकते थे। अब एल इंफिनिटी जब अप्रोच कर रहा है तभी जैसे उसने बुक में कहा प्रूव दैट दिस एक्ट्स एज एन ऑर्थोगोनल बेसिस, कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करता है इन द लिमिट एज एल अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो वो भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके लिए एल के इक्वल्स के प्राइम के लिए अनडिफाइंड है, के इक्वल्स नॉट इक्वल टू के प्राइम के लिए ये जीरो है, जो कि सारी प्रॉपर्टीज क्रोनिकल डेल्टा वाली हैं, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। अब एक ही बस प्रॉब्लम रह गया आपकी बुक का, वो प्रॉब्लम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। वो प्रॉब्लम है जी, बुक का तो नहीं, मतलब इस सेक्शन का जो मैम ने दिया हुआ है वो है टू वेक्टर्स साई एंड फाई इन हिल्बर्ट स्पेस आर ऑर्थोगोनल। तो साई और फाई जो है वो ऑर्थोगोनल है हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। शो दैट देयर लेंथ्स ओबे द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं साई, हमने ये शो करना है कि साई प्लस फाई जो है वो बराबर है साई प्लस फाई के। ठीक है, तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि साई साई मॉड हमने इस चीज को कहा हुआ है, ठीक है ना, साई साई को कहा हुआ है। ठीक है, और ऑर्थोगोनैलिटी का क्या मतलब होता है? ऑर्थोगोनैलिटी जब दो फंक्शन ऑर्थोगोनल है उसका मतलब होता है कि साई फाई इक्वल जीरो है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है, यानी इसको इसको करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? आप ना इसको उस नोटेशन के अंदर लिखें, डिराक नोटेशन के अंदर लिखें। ठीक है, डिराक नोटेशन के अंदर हम भी बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये है, उसने यही कहा है ना, गिवन के साई और फाई ऑर्थोगोनल है। पहले मैं आपको डिराक नोटेशन के अंदर करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी करके, नोटेशन के अंदर भी करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो डिराक नोटेशन में पहले हम ये करते हैं। डिराक नोटेशन में इसको किस तरह लिखेंगे? इसको हम पहले लिखेंगे साई प्लस फाई ब्रा फाई प्लस फाई, क्योंकि इस पूरे का मॉड है ना, और हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और फिर हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसका मैंने फिर आप लोगों को पहले बताया था कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, साई ब्रा प्लस फाई ब्रा, ये मल्टीप्लाई हो रहा हो साई कैट प्लस फाई कैट से। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और फिर आप इनको बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, साई फाई प्लस फाई फाइव, और ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस फाइव फाइव प्लस फाइव फाइव। अब ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से ये दोनों जीरो हो जाएंगे इनर प्रोडक्ट्स। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो साई फाइव ब्रैकेट भी का इनर प्रोडक्ट भी और फाइव साई का इनर प्रोडक्ट भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास खाली आ जाएगा साई साई प्लस फाइव फाइव, और ये साई साई और फाइव फाइव कुछ भी नहीं है, इन दोनों के नॉर्म्स हैं। तो नॉर्म वाली नोटेशन में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यही काम अगर आपने उसके अंदर करना है, डिफरेंशियल नोटेशन में करना है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड को किस तरह से लिखना पड़ेगा? उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। ये हो जाएगा इंटेग्रल ऑफ साई प्लस फाई स्टार साई प्लस फाई डीएक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी का ये भी मतलब होता है ना, मैंने ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है फाई स्टार साई जो है वो जीरो के बराबर है। तो अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, साई स्टार प्लस फाई स्टार। ये सारी नोटेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, मुझे तो ये फिंगर टिप्स पे आती हैं। आप करेंगे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो आप ये फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे ये नोटेशन। अब ये क्या हो जाएगा, को मल्टीप्लाई कर दें साई स्टार साई, मैं इंटेग्रल भी साथ साथ लिखता रहता हूँ। ठीक है, इंटेग्रल ने भी बाद में अंदर ही आना है ना। ये हो जाएगा साई स्टार फाई dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साई स्टार
फाइव स्टार साई डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ फाइव स्टार फाइव। देखा ना डायरेक्ट नोटेशन कितनी ज्यादा अच्छी है। अब आपको पता है अगर ये ऑर्थोगोनल है तो उसके बदले इनर प्रोडक्ट ये जीरो होना चाहिए, और इसी को नॉर्म कहते होते हैं। तो ये नॉर्म आ जाएगा साई प्लस फाइव। तो ये देखें pythagoras थ्योरम वाली चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, नॉर्म जो है वो pythagoras थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही आपके पास, यही आपने प्रूव करना था कि ये है, तो ये हमने ये भी प्रूव कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी वीडियो समझ आई होगी। और ये मैं आप लोगों को ये सजेस्ट अब तो सजेस्ट करने के लिए देर होगी, लेकिन आप लोगों को ये तीन टुकड़ों में देखनी चाहिए क्योंकि तीन टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।